हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमारे द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्ड चैप्टर जो है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुधारों का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 46 से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे बच्चों। इससे पहले मैंने आपको उदारीकरण के बारे में डिटेल में समझाया था। नोट्स वगैरह की PDF भी आपके पास पहुंच गई थी, आपने उसको उतार लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं निजीकरण। निजीकरण जैसा कि नाम से ही विदित है कि हर उद्योग, जितना भी उत्पादन कार्य है, वो निजी क्षेत्र के सुपुर्द कर दिया जाए या अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारी उद्यमों की कमी की जाए और निजी क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान किया जाए। इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसियां अपनाई थी। दो मुख्य रूप से पॉलिसियां थी। एक तो डायरेक्ट सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को सुपुर्द कर देना, मतलब बेच देना, और दूसरा था कि सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ाना, या जिसे हम विनिवेश भी कहते हैं। पढ़ें बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। बुक अपनी खोल लो। स्टार्ट करते हैं 46 पेज नंबर से, निजीकरण से। इसका तात्पर्य है कि किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग किया जाना। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। पहले नंबर पर ये क्या जो पॉइंट दे रखा है, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। स्वामित्व मतलब उसका मूल अधिकार, स्वामित्व मतलब जो मालिकाना हक, और प्रबंधन मतलब उसका कार्य संचालन। दोनों से ही सार्वजनिक कंपनी के सरकार का बाहर होना। और दूसरे 6 नंबर पे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसके पास? निजी क्षेत्र के पास बेच दिया जाना। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। बच्चों, ये विनिवेश की परिभाषा जो है, इसे मैं बहुत इजी वे में तुम्हें समझाती हूँ। जब भी किसी सार्वजनिक उद्यम के अंदर निजी क्षेत्र की पूंजी का निवेश किया जाता है, इक्विटी होती है बच्चों, शेयर वगैरह जो सार्वजनिक उद्यम के शेयर्स होते हैं, वो यदि निजी क्षेत्र को बेच देती है सरकार, तो ऐसी स्थिति के अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी उस कंपनी में बढ़ जाती है और ये चीज़ जो है विनिवेश कहलाती है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लाइन नोट कर लेना बच्चों। निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान करके उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को, जिसमें नवरत्नों और लघु रत्नों का विशेष दर्जा दिया गया है। इसके लिए आप पहले भी बॉक्स को पढ़ चुके हैं। बैक वाले पेज के ऊपर आपके ये नवरत्न का बॉक्स दिया हुआ है, पेज नंबर 45 पर आपके। यहाँ पर एक और पेज नंबर 47 के ऊपर एक बॉक्स दे रखा है, विश्व स्तरीय पदचाप। वर्तमान के अंदर जब से ये आर्थिक सुधार लागू हैं, उसके बाद से लेकर किस प्रकार से हमारे देश की कंपनियों ने विदेशों में अपनी धाक जमाई है या विदेशी कंपनियों को ख़रीदा है, उसके बारे में एक बॉक्स बना हुआ है। इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 47 पर ऊपर दे रखा है, विश्व स्तरीय पदचाप करके। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। टाटा टी ने वर्ष 2001 में इंग्लैंड के टेटली को खरीदकर विश्व भर को चकित कर दिया था। टी बैग का प्रारंभ करने वाली टेटली को टाटा ने 1870 करोड़ रुपए की लागत पर खरीदा था। वर्ष 2004 में टाटा इस्पात ने सिंगापुर की नेट स्टील को
1245 करोड़ रुपए में, तो टाटा मोटर्स ने डेबू का कोरिया स्थित भारी वाहन संयंत्र 448 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब विदेश संचार निगम लिमिटेड टाइको के भूसागर मग्न संचार तार तंत्र को भी 572 करोड़ रुपयों में खरीद रही है। इस प्रकार विदेश संचार निगम को 3 महाद्वीपों तक व्याप्त 60,000 किलोमीटर लंबा सागर मग्न संचार तार तंत्र प्राप्त हो जाएगा। टाटा समूह बांग्लादेश में उर्वरक, इस्पात और विद्युत संयंत्रों आदि में 8,800 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। बच्चों, इसके अलावा भी वर्तमान के अंदर बहुत सारे ऐसे सौदे विदेशी कंपनियों से हुए हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के, जहां पर उन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया है। आज भारत की कुछ कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम से भी जानी जाती हैं। मुकेश अंबानी का आप देख ही रहे हो, रिलायंस ग्रुप जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। ऐसी ही हमारे रतन टाटा जी के द्वारा या और भी जो हमारे अडानी ग्रुप है, ये सभी आगे तेज़ी से मल्टीनेशनल कंपनीज़ में परिवर्तित होती जा रही हैं, विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं। अब हम वैश्वीकरण का अध्ययन करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह से जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है तो उसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वही सब चीज़ें हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे व्यापार बढ़ता है, देश में विदेशी पूंजी और श्रम का आयात निर्यात आसानी से हो जाता है, सेवा सेक्टर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास होता है। वैश्वीकरण का अपन अध्ययन करते हैं। यद्यपि वैश्वीकरण किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होती है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का भी सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त मतलब जहाँ पर सीमा का कोई बंधन ना हो, विश्व की रचना करने का प्रयास होता है। बाह्य प्रापण क्या है बच्चों? ये एक तरह का माहौल तैयार होता है वैश्वीकरण के कारण, जिसके कारण रोजगार के अवसर, सेवा क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नेटवर्किंग बढ़ती है। नेटवर्किंग से मतलब है कि संचार के माध्यम से सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं और है ना सूचनाएं तुरंत एक देश से दूसरे देश पहुंचती हैं, उसका प्रभाव भी तुरंत ही पड़ता है। पढ़ें इसमें क्या दे रखा है। बाह्य प्रापण में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत या संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। अधिकांशतः जैसे आजकल बैंकिंग सेक्टर हैं, विदेशी बैंक भी देश के अंदर कार्यरत करते हैं। उन देशों के अंदर देश के कर्मचारी कार्यरत हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइमिंग वगैरह, लेकिन वो अपनी जो वर्किंग होती है, सारी कार्य होते हैं, वो वहाँ के नेटवर्क के थ्रू ही करते हैं और वहीं पर ही उसकी सूचनाओं को देते हैं। अधिकांशतः अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, लेखांकन ये अकाउंट से रिलेटिव वर्ड हैं, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन,
चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम जैसे इंटरनेट आदि से सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित करके देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत में श्रम बहुत सस्ता है बच्चों, कुशल श्रम तक भी बहुत कम दर पर बिक जाता है। यहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर जो अच्छी पढ़ाई में इंटेलिजेंट डिग्रियाँ लिए बैठे हैं, वो बहुत कम कीमत पर ही अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो भारत के अंदर इस तरह के वर्क बहुत कम लागत में ही ये मल्टीनेशनल कंपनियां करा लेती हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। वैश्वीकरण के बाद हम इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आता है, विश्व व्यापार संगठन। देखो, जब हम विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ते हैं तो वैश्वीकरण हो गया, लेकिन हमारे द्वारा जब विश्व के अन्य देशों को अपने देश में खुली छूट प्रदान की गई है तो उसके परिणाम से हमारे देश के उद्योग धंधे असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊंची लागत पर वस्तुएं बनती हैं और कई समस्याएं हैं उत्पादन के क्षेत्र के अंदर, जिससे कि ऊंची कीमत पर वस्तुएं बाज़ार में बिकती हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण बहुत कम लागत पर वस्तुओं को बाज़ार में बेच सकती हैं। तो ऐसी स्थिति पर उन पर नियंत्रण करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था। अपन उसी के संदर्भ में अपन अध्ययन कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि GATT के परिवर्तित विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में 1 जून 1995 में बच्चों ये वैसे किया गया। इस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना था जिसमें कोई भी देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी था, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं बच्चों दो देशों के व्यापार को। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, और बहुपक्षीय जब बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है तो उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ऐसा विभिन्न सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को अन्य सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। ये जो प्रशुल्क और अप्रशुल्क होते हैं बच्चों, ये अवरोधक होते हैं। प्रशुल्क क्या होते हैं? सीमा पर लगने वाले टैक्सों को कहते हैं। जब विदेशों से कोई विदेशी माल देश में एंट्री करता है या अपने देश का माल विदेशों के लिए निर्यात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ जो शुल्क लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रशुल्क के नाम से जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया है। परिमाणात्मक बोलते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक जो प्रतिबंध थे, जैसे कोटा से संबंधित था। कोटा मतलब निश्चित मात्रा जो थी उसके आधार पर ही आयात निर्यात होते थे, तो ऐसे प्रतिबंधों को हटा दिया है और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया है।
कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच में ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायतें करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? बच्चों, सोचना इसके बारे में और फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।